इंडिया तो आया हूँ, मगर कनाडा में बिजनेस सेटअप करना और कनाडा में प्रॉपर्टी खरीदना, जो कि मैं इंडियन रहते हुए बिना कनाडा के किसी वर्क परमिट या स्टेटस के करने वाला हूँ, वो करने का प्रोसेस साथ साथ चल रहा है। और उसके लिए अब यहाँ पे मैं इंडिया में हूँ और मुझे वहाँ पे लोन लेने के लिए एज एन इंडियन अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं ताकि मुझे कनाडा का एक बैंक कनाडा में प्रॉपर्टी लेने के लिए लोन प्रोवाइड कर दे और अपने इंडियन बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स दिखा के मैं कनाडा में बिजनेस इनकॉर्पोरेट कर लूँ ताकि लॉन्ग टर्म आगे उनके बेस पे वर्क परमिट अप्लाई हो सके और प्रॉपर्टी खरीदी जा सके। तो उसके जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस हैं, आज मैं वो सारा काम करने वाला हूँ, साथ साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अब जी सीन बहुत केसेस में ये हो जाता है कि YouTube की जो रेवेन्यू होती है ना, वो इतना नहीं होता कि आप इंडिविजुअली बहुत ज्यादा पैसे कमा लें, अनलेस आपके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हों और दिन के आपके मिलियन प्लस व्यूज हों। तो उस केस में जो कमाई है YouTube की वो एकदम फिक्स भी नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो जब बैंक लोन देने लगते हैं ना आपको, तो वो सोचते हैं कि यार देखें जरा पहले इसके 1-1.5 साल में कितने पैसे आए हैं। और मेरे तो जो पैसे आए हैं वो आए ज़्यादा तो सारे 4-6 महीने में, और उन महीनों में मैंने एक्सपेंस भी बहुत किए हैं। तो बैंक में बैलेंस मेंटेन नहीं रहा, कभी मोटर होम ले लिया, कभी इक्विपमेंट ले ली। हम लोगों को कैमराज इक्विपमेंट भी अपडेट करने होते हैं। तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ मेरा रेवेन्यू, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मेरा एक छोटा IT बिजनेस है जिसकी अब रेमिनेंस रह गई है, तो उससे थोड़े पैसे आते रहे हैं जो कि हम पीरियोडिकली मेंटेन कर लेते हैं बिना ज्यादा टाइम लिए। तो 4 सिक्के उससे आ जाते हैं। और मेरी जो प्रॉपर्टी है गुड़गांव में, जो आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखी, उनके अंदर गुड़गांव वाली वीडियोस में भी। हाँ जी सर, अरे वाह, नाइस मीटिंग यू। वीडियो रिकॉर्ड करा था यार। अरे यार थैंक यू। सेम यार, सेम यार। चलो सड़क के बीच में, स्टे सेफ, ओके। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है, चाहने वाले मिल जाते हैं आसपास। तो जो दूसरा मेरा रेवेन्यू सोर्स है प्रॉपर्टी, जिसके मैंने बारे में आपको बताया, तो प्रॉपर्टी वाला जो सीन है उसकी जो मुझे रेंट आती है तो वो एक मेरी इनकम की तरह ही काउंट होगी, तो इसीलिए वो चीज भी है। और तीसरा जो मेरे को आता है, जो मैंने फिक्स डिपॉजिट करा रखे थे अपने बैंक अकाउंट से, इंटरेस्ट पे पैसे दिए हुए थे बैंक में, उनसे जो इंटरेस्ट आता है तो वो एक तरीके का लिक्विड कैश है जिनके बेस पे रेवेन्यू अर्न हो जाता है। तो ये जो 3 मेरे इनकम सोर्स हैं, ये मेरे को बताने हैं जिसके बेस पे मेरे को लोन मिलेगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंडिया से जाएंगे और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में जो चीजें मांगी हैं वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, क्योंकि भी फिलहाल दीदी ने घर बुला लिया जरूरी काम से। तो जरा अपने पुराने घर और उसके बाद फिर आगे जाके आपको अपडेट देता हूँ इस चीज का। अभी क्या हाल है? बढ़िया। गाड़ी अच्छा साइड जगह पे आ रहा था? हाँ जी। अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनानी पड़ती है क्योंकि टाइट हो जाती है, तो इसने अपनी गाड़ी हटाई है ताकि मैं यहाँ गाड़ी आराम से लगा लूँ। NIT 5 का इसको एरिया कहते हैं, 5 नंबर बोलते हैं हम इसको। बचपन से थोड़ा सा शोर शराबा है यहाँ पे, सड़क है ना तो ज़्यादा हो सकता है, उसके लिए माजरत, क्योंकि हम भी ऐसे छोटे होते हॉर्न टैन 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 बजा के निकला करते थे गलियों में से, जब नई नई स्कूटी या किसी दोस्त की मोटरसाइकिल होती थी। बट अब बात कागज़ की कर लें तो पेपर्स के अंदर जो है उन्होंने मेरे से मांगा है कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का लेटर। अब क्योंकि मेरी कंपनी मामा के साथ पार्टनरशिप में थी तो पार्टनरशिप डीड जाएगी जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। पार्टनरशिप डीड के अलावा मैंने सोचा पैन कार्ड भी लगा दूँ ताकि एक टैक्स ID हो जाएगा, और जो भी इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट होते हैं कि कितनी पुरानी कंपनी चल रही है, जो कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह ही मैं अपने आप को दिखाऊंगा। अब
होता है क्या कि कनाडा में पार्टनरशिप डीड जो होती है वो एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट होती है, जैसी बनती है कि किस पार्टनर के पास कितने शेयर हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो शेयर होल्डर है वो कंपनी से सैलरी भी ले रहा हो, क्योंकि कंपनी आज ठीक चल रही है, कल को लॉस में चलेगी तो शेयर होल्डर की तो कोई वो नहीं है ना, स्टेबल इनकम नहीं है। तो उस कंपनी से जो मैं सैलरी लेता हूँ उसका सैलरी सर्टिफिकेट जो है वो जाएगा, जिसके बेस पे कंपनी ये डिटर्मिन करेगी कि चलो कम से कम इस कंपनी से इसकी इतनी जो है स्टेबल सैलरी आ रही है, तो वो सैलरी सर्टिफिकेट हो गया। 3 महीने की उन्होंने बैंक स्टेटमेंट मांगी है, जिसके अंदर वो ये देखें कि हर महीने रेगुलरली वो सैलरी आती है। तो हम लोग जो है हमारी कंपनी में छोटे मोटे जितने ही पैसे आते हैं उसका एक सैलरी ले लेते हैं, ताकि ये हमारा एक वो मेंटेन रहे कि आपके पास इतने डिक्लेयर्ड, नोटेड और ट्रेसेबल इनकम आपकी जनरेट होती है। उसके अलावा अब यूट्यूब की इनकम के जो मेरे बैंक में मंथली ट्रांसफ़र आते हैं यूट्यूब से, वो जाएंगे, जो कि मैं दिखाऊंगा कि, और वो उसके लिए कम से कम 6-7 महीने की एवरेज मांगेंगे, जिसमें से यूट्यूब की स्क्रीनशॉट जाएगी स्टैट्स की कि इतना इतना इनको जो है यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट हुआ है। रेवेन्यू, इनकम नहीं, क्योंकि इनकम तो वो होती है ना जो रेवेन्यू में से खर्चे निकाल के बनती है। उसके बाद फिर जो मेरी प्रॉपर्टी है उसकी एक तो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट कि हाँ वो मेरे नाम पे है, दूसरा उसकी रजिस्टर्ड लीज डीड। तो उसका मतलब ये है कि आपको किराया हर महीने मिलेगा। अब वो 1000 स्क्वायर फीट के आसपास मेरी जगह है, जिसका किराया तकरीबन 30 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास है, क्योंकि एक टाइम पे तो 50 भी मिला करता था, अभी कोविड के चक्कर में। तो 30,000 वो जो महीने के आते हैं वो, प्लस जो मैंने फ़िक्स डिपॉजिट करा रखी है उसकी जो मंथली वो आते हैं इंस्टॉलमेंट। ये जो 4-5 चीज़ें मैंने अपने उस टाइम पे जब भगवान ने पैसा दिया था तो जो बना ली थी वो इकट्ठी हैं, तो उनके बेस पे आज चीज़ें काम आ रही हैं और लोन मिल रहे हैं। ये तो हो गया जी बैंक से लोन लेने का। और साथ में आप चाहें तो जो आपका CRS स्कोर होता है वो भी दे सकते हैं, यानी कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, कि आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स जो है सारी टाइम पे करी हैं, तो इसीलिए वो सारे टाइम पे मेंटेन रखते रहिए, ताकि आपका एक स्कोर जो है बढ़िया मेंटेन होता हो। पेपर वही हैं जो इंडिया में लगते हैं, बस ये है कि इन पर स्पेशल ऑथराइजेशन जाएगी, बैंक की स्टैंपिंग होनी चाहिए, और वो लोग भरोसा कर लेते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये फ्रॉडी पेपर बनवा के लाया होगा, क्योंकि वो अपनी असेसमेंट करते हैं। बस मेन उनका सेफ्टी का एलिमेंट ये होता है कि वो आपसे 35% वैल्यू मांग लेंगे प्रॉपर्टी की, यानी कि अगर आपने 1 करोड़ चीज़ देनी है तो कम से कम 35 लाख डाउन पेमेंट रखवानी पड़ेगी। बट यही अगर आप कनेडियन रेजिडेंट हो या सिटीज़न हो तो ये 5 से 10% तक चली जाती है। बुलेट जा रही है, ये निकल जाए, फिर आगे की बात करते हैं। ये जी काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, पुराने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैंने संभाल के रखे हुए हैं। ब्लैकबेरी का ये फ़ोन होता था उस टाइम पे, BBM बड़ा पॉपुलर था, तो ये भी जो है शोशे मारने के लिए लिया, काफ़ी महंगा उस टाइम 35-40 हज़ार का फ़ोन था। मेरे ख्याल से आईफोन सुपर पॉपुलर होने से पहले की बात है। तो उस टाइम पे मैंने बहुत गलतियाँ करी, क्योंकि हम तब दिखावे में बड़ा यकीन रखते थे, महंगी बाइकें, गाड़ियाँ, फ़ोन, क्योंकि उस टाइम आईफोन का तो सीन होता नहीं था। अब तो चलो कैमरे के लिए ख़रीदना पड़ता है फ़ोन के हिसाब से, बट ऑलमोस्ट इसमें से 90% चीज़ें जो है वो लगभग फेंकी जाएंगी, क्योंकि जो कपड़े वपड़े थे लास्ट टाइम जो शॉर्ट किए हैं वो तो किसी जिसको था कि किसी के काम आ जाएंगे वो पहुंचा दिए। पर ये मैं लेके जा रहा हूँ, ये FreeOnTech का एक मेरे पास वो पड़ा हुआ था पुराना गिम्बल स्टेबलाइज़र। ये किसी छोटे कैमरे के काम आ सकता है अगर मिररलेस हो, तो कल को बी रोल वगैरह के लिए। ज़ेयूं का है, नॉट FreeOn, व्हाटएवर। अभी तक तो जी मोटी मोटी हमने बात कर ली कि वहाँ पे लोन कैसे लेना, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, वो तो लग जाएंगे, वो हो जाएगा। और इससे एक थोड़ी सी इररेलेवेंट चीज़ है वो, जो कि बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, क्योंकि आप वहाँ बिजनेस एस्टैब्लिश किए बिना भी प्रॉपर्टी एज एन इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं। बट ये है कि अब मैं क्योंकि वहाँ पे कंपनी खोल रहा हूँ, तो कंपनी वहाँ पे अलग अलग प्रोविंस होते हैं, यानी कि स्टेट, और हर स्टेट के रूल अलग हैं। क्योंकि कनाडा जब इस्टेब्लिश हुआ था, जब बना था, तो 4-5 स्टेट्स ने मिल के जो है कनाडा फॉर्म किया, एक कंट्री बन गई, और उसके बाद और स्टेट्स उसमें जुड़ती रही। USA का भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ अ सडन ऑल ऑफ अ सडन एक कंट्री एग्जिस्टेंस में आ गई, नहीं, वाज अ प्रोसेस। तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के अभी भी अलग अलग रूल हैं, जो उनके हिस्टोरिक बैकग्राउंड्स हैं उनकी वजह से। अब ब्रिटिश कोलंबिया जो एक स्टेट है, वहाँ पे आप इंडिया में रहते रहते भी बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वहाँ पे किसी लोकल डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। मगर ओंटारियो, जहाँ पे मेरा भाई रहता है, जो कि सबसे
बड़ा प्रोविंस आप कह सकते हैं, टोरंटो, ऑटवा वगैरह सारे शहर बड़े उसी के अंदर हैं। तो वहाँ पे एक लोकल डायरेक्टर होना ज़रूरी है। वो साइलेंट डायरेक्टर हो सकता है, उसको कोई शेयर होना ज़रूरी नहीं है, उसको कोई सैलरी नहीं लेनी, बट नाम के लिए एक कनेडियन बंदा वहाँ पे जो है लोकल होना चाहिए। तो इसीलिए मेरा भाई क्योंकि परमानेंट रेजिडेंट है तो हमने उसको एक साइलेंट डायरेक्टर बना लिया। अब मैं उसके घर का एड्रेस नहीं देना चाहता ताकि जो है ना कागज उसके है ना पहुंचते रहें, फिर वो कभी अवेलेबल है कि नहीं है स्कैन करके मेरे को भेजने के लिए। तो मैंने एक वर्चुअल ऑफिस रेंट आउट वहाँ पे कर लिया है ऑलरेडी, और उसकी मैं फीस दे रहा हूँ तकरीबन $80 महीने की, जिसमें उस एड्रेस पे वो एड्रेस यूज होगा कंपनी रजिस्टर करने के लिए। वहां सारी मेल जाएंगी, जो कागज जाएंगे, मिनट बुक जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर के लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन वगैरह होते हैं, वो सारा का सारा वो मेरे को स्कैन करके भेज दिया करेंगे जैसे ही उनको मिलेगा विद इन 24 आवर्स। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। तो वो मैंने करा लिया है, मेरा एड्रेस भी हो गया और बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो रहा है। मगर बिजनेस में अब मैं वहां पे करूंगा तो मेरे को इंडिया से पैसे भेजने हैं, क्योंकि उसमें कैपिटल जाएगी ताकि वो बिजनेस कुछ खर्चे कर सके और फिर रेवेन्यू जनरेट करे। उसके लिए भी एक बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है इंडिया से, अगर आपको पैसे बाहर भेजने हो तो उसके थ्रू पैसे जाएंगे। बट अभी फिलहाल क्योंकि मैंने घर लेना है तो वो मेरा पर्सनल यूज है, तो पर्सनल यूज में भी मैंने पैसे भेजने हैं अगर बाहर, क्योंकि इंडिया ये चाहता है बाहर ना जाए, तो चीजें थोड़ी सी कमरसम है। मेरे अकाउंट में पैसे जाएंगे, मगर गवर्नमेंट का ये नया रूल आ गया कि आप जितने भी पैसे बाहर भेजेंगे किसी भी कंट्री में 5% उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, TDS कट जाएगा, जो कि बाद में आपके ITR में आपके टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। बट अगर अभी मेरे को करोड़ भेजने हैं तो 95 लाख ही वहां पे पहुंचेंगे। तो जो मेरी सेविंग्स है उनका एक बहुत बड़ा चंक अब मैं बाहर भेजने लगा हूँ, क्योंकि बाहर मैंने फाइनली प्रॉपर्टी खरीदनी है। और वो भी ऐसे नहीं है कि कोई भी घर उठा लो, वो बेसिकली एक प्लॉट होगा जिसको मैं अपने ऑफिस के लिए सेमी कमर्शियल यूज के लिए यूज करूंगा। वो परमिशंस का पता करना है ताकि मैं अपना स्टूडियो वहां बना सकूं, मेरा घर वहां बने, मैं अपनी गाड़ियां वहां पार्क कर सकूं, मोटर होम वहां पार्क हो सके। और कितनी बड़ी जगह मैं शहर से कितनी बार जाके कितने सस्ते में या कितने महंगे में ले सकता हूं, वो तो कनाडा जाते ही जर्नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दैट इज गोना बी द नेक्स्ट बिग स्टार्ट। क्योंकि फिर मेरे को मल्टीपल चैनल शुरू करने हैं। आई वांट टू यूट्यूब के ऊपर एक चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, अलग अलग जॉनरास के फुल मेहनत करते हुए एडिटर्स काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये प्लान है, तो काफी बड़ा प्लान है, पर वो जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो आपको बताऊंगा। और इसके अंदर कई और मेजर एलिमेंट और लोग ऐड होने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले टाइम में पता लगता ही रहेगा। बट फिलहाल होटल आ गया है। अब यही होटल के फ़ायदे हैं, वापस आओ, 2 कमरा वमरा साफ सेट मिलता है, खाना मैंने मंगवा रखा है। ये एक थाली है, इसके अंदर काफ़ी सारा पोर्शन आ जाता है, तो भैया पेट भर के मेरा तो 2 टाइम का खाना इसी में ही हो जाता है। ये भी एक सब्जी, साथ में दाल मखनी, पुलाव आ गया है, पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा, 2 रोटियाँ, एकदम औसम। 26 जनवरी का जी दिन है, आप सबको रिपब्लिक डे बहुत बहुत मुबारक हो। इसलिए मैंने आज अपने दोस्तों को डिस्टर्ब नहीं किया, सिंपल सा ये एक व्लॉग रखा है, क्योंकि सारे अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सब लोग घर पे होते हैं, इसीलिए। बाकी अब बॉम्बे जाने की फाइनली तैयारी है, कल कोविड टेस्ट कराना है, आज कुछ हो नहीं सकता था, ताकि क्योंकि बॉम्बे में जो है अगर आप दिल्ली से जाओ तो कोविड टेस्ट करा के जाना ज़रूरी है। और एक नए कैमरे की भी रिसर्च चल रही है, और फिर मुंबई में लग्जरी सीरीज़ भी शूट करनी है, तो वो सब आगे आने वाली वीडियोज़ में। बाकी ये वाली पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।